अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल, सच सच बताना, जब ऑनलाइन सेल आती है तो क्या तुम सच में वही चीज खरीदते हो जिसकी जरूरत होती है, या फिर जो सस्ता दिखता है वो भी कार्ट में डाल देते हो? सोचो, हंसी आ रही है ना? हाँ, हम सबके साथ होता है। और यही से आज की क्लास शुरू होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा एआई, और आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं जो तुम्हारी रोज की जिंदगी में ऑलरेडी चल रहा है। तुम पढ़ोगे नहीं, बल्कि समझोगे कि तुम खुद कैसे बिहेव करते हो। अब एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी चीज को लेने गए थे लेकिन प्राइस देखकर मन बदल गया, या फिर तुमने कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता था? अगर हाँ, तो इसका मतलब है तुम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स फॉलो कर रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं था। अब ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है तुम कैसे डिसाइड करते हो कब खरीदना है, कितना खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। और आज से हम यही समझने वाले हैं कि जब प्राइस बदलता है तो डिमांड कैसे बदलती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा टास्क देती हूँ। अभी के अभी अपने दिमाग में एक चीज सोचो जो तुम अक्सर खरीदते हो, कोई भी चीज। अब इमेजिन करो, अगर उसका प्राइस अचानक डबल हो जाए तो तुम क्या करोगे? सोचो, क्या तुम उतना ही खरीदोगे या कम कर दोगे? अब दूसरा केस सोचो, अगर वही चीज बहुत सस्ती हो जाए तो क्या होगा? क्या तुम ज्यादा नहीं खरीदोगे? यही जो चेंज है ना, यही हमारी आज की पूरी क्लास का बेस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये सबसे इजी टॉपिक है, बस तुम्हें इसे फील करना है, रटना नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर आज तुमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि आसान लगेंगे। तो पूरी अटेंशन के साथ बैठो, थोड़ा एंजॉय करो, और अगर बीच में कुछ समझ ना आए तो डरना मत, पूछना, क्योंकि यहाँ क्लास नहीं चल रही, यहाँ समझ चल रही है। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियस कम, रियल लाइफ ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि सच बताऊं, इकोनॉमिक्स समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी ही लाइफ को ऑब्जर्व करना। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कैंटीन में गए और सामने समोसा रखा है। अब अगर उसका प्राइस 10 रुपए है तो तुम क्या करोगे? सोचो, एक लोगे, दो लोगे, या तीन भी ले सकते हो, और अगर दोस्त साथ में है तो उसके लिए भी ले लोगे। क्यों? क्योंकि सस्ता है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सेम सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। सेम कैंटीन, सेम समोसा, लेकिन इस बार प्राइस 50 रुपए है। अब क्या करोगे? सोचो, क्या इस बार भी तीन लोगे, या दो लोगे, या एक ही लोगे, या फिर बोलोगे रहने दो, बाद में लेते हैं? अब सच सच बताना, तुम्हारा बिहेवियर बदल गया ना? अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट वही है, टेस्ट वही है, क्वालिटी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है। लेकिन प्राइस बदलते ही तुम्हारा डिसीजन बदल गया, यही सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये सिर्फ समोसे के साथ होता है या हर जगह होता है? सोचो, जब ऑनलाइन सेल लगती है तो तुम ज्यादा शॉपिंग क्यों करते हो? कभी कभी तो ऐसी चीज भी खरीद लेते हो जिसकी जरूरत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है। और जब प्राइस ज्यादा होता है तो तुम वेट करते हो, सोचते हो, कंपेयर करते हो, कभी कभी खरीदते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा डिसीजन प्राइस पर डिपेंड करता है, और यही चीज इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी बात याद रखना, तुम लोग ऑलरेडी ये सब फॉलो कर रहे हो, बस आज हम इसे समझ रहे हैं। और जब तुम समझ जाओगे तो कोई भी एग्जाम्पल हो, तुम खुद बता पाओगे कि क्या हो रहा है। तो अब तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अब हम इसे प्रॉपर लॉ के रूप में समझेंगे। तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तक हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि प्राइस बदलता है तो हमारा बिहेवियर भी बदलता है। अब मैं तुम्हें वही चीज एक प्रॉपर नाम के साथ बताती हूँ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नाम सुनकर थोड़ा हैवी लग रहा होगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये कहता है कि अगर बाकी सारी चीजें सेम रहे तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। अब मैं इसे और सिंपल करती हूँ। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। बस इतना ही है लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं तुमसे पूछती हूँ,
क्या ये बात तुम्हें सही लग रही है? सोचो, अगर कल से तुम्हारे फेवरेट चिप्स का प्राइस डबल हो जाए, तो क्या तुम रोज वही क्वांटिटी लोगे? नहीं, कम कर दोगे। और अगर वही चिप्स हाफ प्राइस में मिलने लगे, तो क्या होगा? शायद तुम ज्यादा लेने लगो। तो ये रूल रियल लाइफ में भी सही बैठ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? मतलब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। यहाँ कौन सी दो चीजें हैं? प्राइस और डिमांड। जब प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आती है, और जब प्राइस नीचे आता है तो डिमांड ऊपर जाती है। यानी दोनों उल्टा चल रहे हैं। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, लॉ में एक कंडीशन भी है कि बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। मतलब इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पार्ट हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि प्राइस और डिमांड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मैं तुमसे एक फाइनल सवाल पूछती हूँ, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या होगी? सोचो, घटेगी। और अगर प्राइस घटे तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। परफेक्ट। अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया तो समझ लो तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन है अभी तक, या क्लियर है? चलो अब हम इसे और डीप में समझते हैं। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन अब असली सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारा डिसीजन क्यों बदल जाता है? चलो इसे धीरे धीरे समझते हैं। पहले सिचुएशन लेते हैं, जब प्राइस बढ़ता है। मान लो तुम एक प्रोडक्ट लेते थे 100 रुपए में, और अचानक उसका प्राइस 150 रुपए हो गया। अब तुम क्या करोगे? सोचो, क्या तुम पहले जितनी क्वांटिटी लोगे या कम कर दोगे? सच बताना, ज्यादातर लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, या कुछ लोग तो कम्प्लीटली अवॉइड भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वही चीज महंगी लग रही है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, हर इंसान के पास अनलिमिटेड पैसे नहीं होते, सबकी इनकम लिमिटेड होती है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हम अपनी बाइंग कम कर देते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, जब प्राइस कम होता है। मान लो वही प्रोडक्ट 100 रुपए से घटकर 60 रुपए हो गया। अब क्या होगा? सोचो, क्या तुम पहले जितना ही लोगे या ज्यादा लोगे? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अब वही चीज सस्ती लग रही है, अफोर्डेबल लग रही है, और तुम्हें लगेगा कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब एक छोटी सी मजेदार बात, कभी ऐसा हुआ है कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ खरीद लाए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था, जरूरत भी नहीं थी, फिर भी ले लिया? हंसी आ रही है ना? हाँ, ये हम सब करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई। अब पूरा लॉजिक एक साथ समझो, जब प्राइस बढ़ता है तो चीज महंगी लगती है तो हम कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम होता है तो चीज सस्ती लगती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। यानी प्राइस चेंज होता है और उसके साथ हमारा डिसीजन चेंज होता है, और यही डिसीजन चेंज डिमांड को चेंज करता है। अब मैं तुमसे एक फाइनल सवाल पूछती हूँ, क्या ये बिहेवियर तुम्हारे साथ रियल लाइफ में होता है? सोचो, जब चीज महंगी होती है तो तुम कम लेते हो या नहीं? और जब सस्ती होती है तो ज्यादा लेते हो या नहीं? अगर हाँ, तो समझ लो तुमने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन समझ लिया। अब ये रटने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम इसे नंबर्स में देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए और एग्जाम में भी काम आए। इस पार्ट को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। नाम सुनकर टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है। डिमांड शेड्यूल मतलब एक टेबल जिसमें हम दिखाते हैं कि डिफरेंट प्राइस पर डिमांड कितनी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखो। जब प्राइस 10 रुपए है तो डिमांड 50 यूनिट्स है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, 10 रुपए पर डिमांड ज्यादा है या कम? सोचो, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है। अब प्राइस बढ़ाते हैं, 20 रुपए हो गया। अब डिमांड कितनी हो गई? 40 यूनिट्स। मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई। अब आगे चलते हैं, 30 रुपए पर डिमांड 30 यूनिट्स, 40 रुपए पर डिमांड 20 यूनिट्स, 50 रुपए पर डिमांड सिर्फ 10 यूनिट्स। अब एक बार पूरा पैटर्न ध्यान से देखो, 10 रुपीज, 50, 20 रुपीज, 40, 30 रुपीज, 30, 40 रुपीज, 20 रुपीज, 50, 10। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और डिमांड क्या कर रही है?
कम हो रही है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक बार जोर से बोलो अपने आप से, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। फिर से बोलो, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। यही लॉ ऑफ डिमांड का प्रूफ है। अब एक मज़ेदार सवाल, अगर प्राइस 60 रुपये हो जाए तो डिमांड क्या होगी? सोचो, और कम हो जाएगी। और अगर प्राइस 5 रुपये हो जाए तो डिमांड क्या होगी? और ज़्यादा हो जाएगी। तो पैटर्न क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट सुनो। एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है, डिमांड शेड्यूल बनाओ। तो तुम्हें क्या करना है? एक टेबल बनानी है, एक साइड प्राइस, दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड और ऑपोजिट रिलेशनशिप दिखाना है। बस, काम खत्म। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल जो दिखाता है कि प्राइस बदलने पर डिमांड कैसे बदलती है। और यह क्या प्रूव करता है? कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब बताओ, क्लियर हुआ या अभी भी थोड़ा डाउट है? अगर क्लियर है तो अब हम इसे ग्राफ में देखने वाले हैं। अच्छा, अब हम एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने टेबल में देखा कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। अब वही चीज़ हम ग्राफ में देखने वाले हैं और यही से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। इसको कहते हैं डिमांड कर्व। अब ध्यान से समझो, ग्राफ में दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को कहते हैं वाई एक्सिस। अब इम्पॉर्टेंट बात, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। और ईयर एक्सिस पर क्या आएगा? प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उल्टा मत कर देना। अब हम अपने टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ में डालते हैं। पहला पॉइंट 10 रुपीज़ प्राइस और डिमांड 50 यूनिट्स। तो हम 50 क्वांटिटी और 10 रुपये प्राइस पर एक पॉइंट लगाते हैं। अब दूसरा पॉइंट 20 रुपीज़ प्राइस और डिमांड 40 यूनिट्स। फिर तीसरा 30 रुपीज़ 30 यूनिट्स। फिर 40 रुपीज़ 20 यूनिट्स और 50 रुपीज़ 10 यूनिट्स। अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, ये लाइन कैसी दिख रही है? सोचो, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? ध्यान से देखो, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, यानी डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ गिरता है। अब सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है और जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक सिंपल लाइन याद रखो, हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर प्राइस और बढ़े तो डिमांड क्या होगी? और कम हो जाएगी तो ग्राफ और नीचे जाएगा। और अगर प्राइस और कम हो जाए तो डिमांड क्या होगी? और बढ़ जाएगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक एग्जाम पॉइंट, अगर तुमसे पूछा जाए ड्रॉ डिमांड कर्व, तो तुम्हें क्या करना है? एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस, पॉइंट्स प्लॉट करो और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ड्रॉ करो और नीचे लिखो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। बस, आंसर कंप्लीट। अब एक फाइनल सवाल, अगर कर्व नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? सोचो, प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल प्रूफ है। क्लियर है? या ग्राफ देखकर अभी भी डर लगता है? डरने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इजी ग्राफ है पूरे इकोनॉमिक्स में। एक बार समझ लिया तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा, लेकिन एक सवाल, क्या ये रूल हर सिचुएशन में हमेशा सही रहेगा? सोचो, अगर प्राइस बदले लेकिन साथ में कुछ और भी चेंज हो जाए तो क्या होगा? यही समझना है हमें। लॉ ऑफ डिमांड एक कंडीशन पर काम करता है और उस कंडीशन का नाम है कैटरस पैरेबस। नाम थोड़ा अलग है पर मीनिंग बहुत सिंपल है। कैटरस पैरेबस का मतलब होता है बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। मतलब सिर्फ प्राइस चेंज होना चाहिए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर प्राइस बढ़े और साथ में तुम्हारी इनकम भी बढ़ जाए तो क्या तुम कम खरीदोगे? सोचो, जरूरी नहीं, तुम उतना ही खरीद सकते हो या ज्यादा भी खरीद सकते हो। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है। इसलिए पहली कंडीशन है इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब दूसरी बात, टेस्ट और प्रेफरेंस। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेम है लेकिन अचानक वो ट्रेंड में आ गया, सब लोग उसे यूज करने लगे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस तो चेंज नहीं हुआ।
तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा, इसलिए टेस्ट सेम रहना चाहिए। अब तीसरी बात, रिलेटेड गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो लोग क्या करेंगे, टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन टी का प्राइस तो सेम है, तो यहाँ भी लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी सेम रहने चाहिए। अब चौथी बात, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मान लो लोगों को लगता है कि आगे प्राइस और बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, अभी ज़्यादा खरीद लेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी बिना करंट प्राइस चेंज के। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड कंफ्यूज हो सकता है। अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल में समझो। लॉ ऑफ डिमांड तभी सही काम करेगा जब सिर्फ प्राइस चेंज हो और बाकी सारी चीजें सेम रहें। इसी कंडीशन को कहते हैं कैटरस पैराबस। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर इनकम चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए तो क्या लॉ सही रहेगा? सोचो, नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड परफेक्ट रूल नहीं है, ये कंडीशनल रूल है। जब कंडीशन पूरी होगी तभी यह सही रिजल्ट देगा। क्लियर है या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? अगर कंफ्यूजिंग लगा है तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब तक हमने ये समझ लिया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसा होता क्यों है? मतलब इसका रीज़न क्या है? क्या ये बस ऐसा ही होता है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? सोचो, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। अब हम एक एक करके रीजन समझते हैं। पहला रीजन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम थोड़ा बड़ा है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो तुम बहुत भूखे हो और तुमने एक समोसा खाया। पहले समोसे से तुम्हें बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा। अब दूसरा समोसा खाओगे तो सैटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन पहले से थोड़ा कम। तीसरा खाओगे तो और कम। चौथा खाओगे तो शायद मन ही नहीं करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? हर एक्स्ट्रा यूनिट से सैटिस्फैक्शन कम हो रहा है। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका डिमांड से क्या रिलेशन है? जब सैटिस्फैक्शन कम होता है तो तुम ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। अब दूसरा रीज़न, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? सोचो, क्या तुम वही महंगी चीज़ खरीदते रहोगे या उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं। जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग टी पीने लगते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब तीसरा रीज़न, इनकम इफेक्ट। जब प्राइस कम होता है तो तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब सेम पैसे में तुम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हो। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर 100 रुपये में पहले 2 चीज़ मिलती थी और अब उसी 100 रुपये में 4 चीज़ मिल रही हैं, तो क्या तुम ज़्यादा नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। यही इनकम इफेक्ट है। अब चौथा रीज़न, न्यू बायर्स। जब प्राइस कम होता है तो सिर्फ पुराने बायर्स ही ज़्यादा नहीं खरीदते, बल्कि नए लोग भी मार्केट में आ जाते हैं। अब इमेजिन करो, कोई प्रोडक्ट पहले बहुत महंगा था तो बहुत लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ अब नए लोग भी उसे खरीदने लगे, तो डिमांड और बढ़ गई। अब एक बार पूरा लॉजिक जोड़ो, सैटिस्फैक्शन कम होता है, लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, परचेसिंग पावर बढ़ती है, न्यू बायर्स एंटर करते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ रूल नहीं है बल्कि इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है? अगर हाँ तो समझ लो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, और अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो टेंशन मत लो, एक बार रिवाइज करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी पार्ट आता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या लॉ ऑफ डिमांड हर सिचुएशन में हमेशा सही होता है? सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए, या प्राइस घटे और डिमांड कम हो जाए? थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है। इन्हीं सिचुएशंस को कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एक एक करके समझते हैं। पहला, गिवन गुड्स। नाम थोड़ा नया है पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये यूजुअली बेसिक जरूरत वाली चीजें होती हैं, जैसे सस्ता खाना। अब इमेजिन करो, किसी गरीब इंसान का ज्यादातर पैसा खाने में जाता है। अगर खाने का प्राइस बढ़ जाए तो क्या वो कम खाएगा? सोचो,
या उसे मजबूरी में वही ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि बाकी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड भी बढ़ गई। यही गिफन गुड्स हैं। अब दूसरा, वेबलन गुड्स। ये लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड आइटम्स। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, कुछ लोग महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? सोचो, जरूरत के लिए या दिखाने के लिए? हाँ, स्टेटस दिखाने के लिए। अब इमेजिन करो, अगर किसी लग्जरी प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ जाए तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? जरूरी नहीं, कई बार डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो यहाँ भी प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई। ये लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट है। अब तीसरा, नेसेसरीज, जैसे पेट्रोल, मेडिसिन्स, बेसिक जरूरत की चीजें। अब इमेजिन करो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या तुम यूज करना बंद कर दोगे? सोचो, नहीं, तुम यूज करते रहोगे। शायद थोड़ा कम करो, लेकिन बंद नहीं करोगे। तो यहाँ डिमांड कम नहीं होती या बहुत कम चेंज होती है। इसलिए यहाँ लॉ पूरी तरह अप्लाई नहीं होता। अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल में समझो। नॉर्मल सिचुएशन में प्राइस बढ़े तो डिमांड घटती है, लेकिन एक्सेप्शंस में, कुछ केसेस में प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ सकती है या डिमांड स्टेबल रह सकती है। अब मैं तुमसे एक फाइनल सवाल पूछती हूँ, क्या इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड गलत है? सोचो, नहीं, लॉ सही है लेकिन हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। इसलिए हमें एक्सेप्शंस समझने जरूरी हैं। अब अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो तुम एक स्टेप आगे निकल गए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है या थोड़ा ट्रिकी लगा? अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी पार्ट आता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या लॉ ऑफ डिमांड हर सिचुएशन में हमेशा सही होता है? सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए, या प्राइस घटे और डिमांड कम हो जाए? थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन सच यही है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है। इन्हीं सिचुएशंस को कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एक एक करके समझते हैं। पहला, गिफन गुड्स। नाम थोड़ा नया है पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये यूजुअली बेसिक जरूरत वाली चीजें होती हैं, जैसे सस्ता खाना। अब इमेजिन करो, किसी गरीब इंसान का ज्यादातर पैसा खाने में जाता है। अगर खाने का प्राइस बढ़ जाए तो क्या वो कम खाएगा? सोचो, या उसे मजबूरी में वही ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि बाकी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड भी बढ़ गई। यही गिफन गुड्स हैं। अब दूसरा, वेबलन गुड्स। ये लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड आइटम्स। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, कुछ लोग महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? सोचो, जरूरत के लिए या दिखाने के लिए? हाँ, स्टेटस दिखाने के लिए। अब इमेजिन करो, अगर किसी लग्जरी प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ जाए तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? जरूरी नहीं, कई बार डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो यहाँ भी प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई। ये लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट है। अब तीसरा, नेसेसरीज, जैसे पेट्रोल, मेडिसिन्स, बेसिक जरूरत की चीजें। अब इमेजिन करो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या तुम यूज करना बंद कर दोगे? सोचो, नहीं, तुम यूज करते रहोगे। शायद थोड़ा कम करो, लेकिन बंद नहीं करोगे। तो यहाँ डिमांड कम नहीं होती या बहुत कम चेंज होती है। इसलिए यहाँ लॉ पूरी तरह अप्लाई नहीं होता। अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल में समझो। नॉर्मल सिचुएशन में प्राइस बढ़े तो डिमांड घटती है, लेकिन एक्सेप्शंस में, कुछ केसेस में प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ सकती है या डिमांड स्टेबल रह सकती है। अब मैं तुमसे एक फाइनल सवाल पूछती हूँ, क्या इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड गलत है? सोचो, नहीं, लॉ सही है लेकिन हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। इसलिए हमें एक्सेप्शंस समझने जरूरी हैं। अब अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो तुम एक स्टेप आगे निकल गए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है या थोड़ा ट्रिकी लगा?